जय हिंद दोस्तों, राम राम, जय श्री कृष्णा। तो स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल रोजगार सारथी में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपने पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने एक प्रैक्टिस सेट चालू कर रखा है। वो प्रैक्टिस सेट कौन सा है? प्रैक्टिस सेट है यूपी पुलिस और एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट। ओके, तो ये प्रैक्टिस सेट हम लोग रोजाना कर रहे हैं। तो आज कौन सा प्रैक्टिस सेट है? आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। किसका? जीके जीएस का। ओके, तो जी की जीएस के प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं। तो इन प्रैक्टिस सेट में आपके लिए 21 प्रश्न रखे जाते हैं और प्रश्न 4 प्रश्न वो रखे जाते हैं जो आपने पहले किए हुए हैं, उनके उत्तर आप लोगों को देना होता है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम लोग रखते हैं। तो हम कितने 4 प्रश्न रखते हैं आपके पिछले रिवीजन के लिए, जिसमें आपने रिवीजन बताना होता है कि आपने क्या क्या किया था पिछली बार, है ना। उनमें से 4 प्रश्नों का उत्तर आपको देना होता है कमेंट बॉक्स में। और बाकी अब 21 प्रश्न जो रखते हैं उनमें से 20 प्रश्न का हम यहाँ पे बताते हैं उत्तर। बाकी एक प्रश्न जो रहता है वो आपको कमेंट बॉक्स में उसके लिए होमवर्क के लिए हम देते हैं। तो अब अपना शुरू करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। सबसे पहले आप लोग एक काम करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल रोजगार सारथी, और बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। ओके, ये प्रैक्टिस हम लोग किस लिए कर रहे हैं? यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के लिए 2023-24। ओके, चलिए इस उम्मीद के साथ आते हैं अपने रिवीजन की ओर। रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। रिवीजन किसने? पिछले प्रश्नों का रिवीजन। कितने? 4 प्रश्न पिछले हम रखते हैं रिवीजन के लिए। तो आप लोगों ने जो किए थे तो इनका उत्तर यहाँ पे आप लोग बताइएगा क्या क्या है। प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है? पंडित रविशंकर का संबंध किस घराने से है? ओके, प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2 क्या है? हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? प्रश्न नंबर 3। भारत ने पहली बार शीतकालीन ओलंपिक में कब भाग लिया? ओके, प्रश्न नंबर 4। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? ये 4 प्रश्न है, इनके उत्तर आप लोग मुझे बताइएगा। चलिए मैं बताता हूँ क्या क्या इनके आंसर है। ओके, रिवीजन करवाते हैं आपका। पहला, पंडित रविशंकर किस घराने से संबंध रखते हैं? ये रखते हैं बनारस घराने से। कौन सा? बनारस घराना। ओके, ये रखते हैं बनारस घराने से संबंध। ओके, प्रश्न नंबर 2। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है नागालैंड में। कौन सा? नागालैंड में। कहाँ पर? नागालैंड में। ओके ओके, प्रश्न नंबर 3 क्या है? भारत ने पहली बार शीतकालीन ओलंपिक कब भाग लिया? तो इन्होंने कब लिया? 1964 में। ओके, 1964 में पहली बार भारत ने भाग लिया। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है सुमन के बेरी। कौन? सुमन के बेरी। ओके, अब आते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर अपने। चलिए, प्रश्न नंबर 1, प्रैक्टिस सेट नंबर 4। ओके, जानते हैं कुमकुम मोहंती को निम्नलिखित में से किस किस नृत्य शैली उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला है? तो जो कुमकुम मोहंती हैं उन्हें निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली संबंध रखती है वो, और उन्हें कब इसके लिए पद्मश्री अवार्ड मिला है? तो बात करते हैं इन्हें पद्मश्री कब मिला। तो इन्हें पद्मश्री मिला 2005 में। कब? 2005 में। 2005 में इन्हें पहला पद्मश्री मिला। ओके, तो ये किस नृत्य से संबंध रखती है? ये रखती है किस नृत्य से? ये रखती है ओडिसी से। कौन सा नृत्य? ओडिसी नृत्य से संबंध रखती हैं। ओके, अब जानते हैं कि छऊ में कौन से नृत्य आते हैं। छऊ नृत्य से संबंधित कौन रखता है? कौन है? छऊ से है मकरहज दरोगा। कौन? मकरहज दरोगा। ओके, और मणिपुर से कौन है? अमूबी सिंह। कौन है? अमूबी सिंह है। और भरतनाट्यम से कौन है? भरतनाट्यम से है कौन? अलार मेला बल्ली। कौन? अलार मेला बल्ली। मेला बल्ली। ओके, अलार मेला बल्ली। ये किससे? ये भरतनाट्यम से। थोड़ा और जानते हैं ओडिसी के बारे में कि ओडिसी में और कौन कौन से लोग नृत्य करते हैं। तो एक तो हो गए, एक तो ये हो गई कुमकुम मोहिंती। दूसरी अरुण मोहिंत्री, किससे संबंध रखती है? ओडिसी ओडिसी नृत्य से। ओके, और कौन है? संयुक्ता पहगरी। संयुक्ता पहगरी भी इसी नृत्य से संबंध रखती है। ओके, और और कौन है? गंगाधर प्रधान। गंगाधर प्रधान और देवश्री पटनायक। देवश्री पटनायक
इसी नृत्य से संबंध रखती हैं, ओडिसी से। ओके। अरुणी मेहता, संयुक्त पायंगरी, गंगाधर प्रधान और देवश्री पटनायक ओडिसी नृत्य से संबंध रखती हैं। तो कुमकुम मेहता को कब 2005 में अवार्ड मिला? कौन सा? पद्मश्री मिला। ओके। 2002 में कौन सा मिला था इन्हें? 2002 में एक अवार्ड मिला जिसे पद्म विभूषण कहते हैं। पद्म विभूषण प्राप्त हुआ किसके लिए? किसको प्राप्त हुआ है? ये ओडिसी ओडिसी नृत्य से संबंधित थे। तो वो कौन व्यक्ति थे? वो थे केलुचरण महापात्रा। इन्हें 2000 में ये अवार्ड मिला। कौन सा वाला? पद्म विभूषण। ओके। ये तो बात थी कुमकुम मेहता के बारे में और इन चीज़ों के बारे में। आप जानते हैं प्रश्न नंबर 2 की। और प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है हमारा? प्रश्न नंबर 2 क्या कहना चाह रहा है? आइए चलिए जानते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन डेमोक्रेट्स और डिसेंट पुस्तक के लेखक हैं? ये जो दिया हुआ है इनमें से कौन डेमोक्रेट्स और डिसेंट पुस्तक के लेखक हैं? तो इन पुस्तकों को किसने लिखा है? ओके। तो ऑप्शंस क्या है हमारे पास? अरुण शौरी। कौन है? अरुण शौरी, या फिर रामचंद्र गुहा, या नीलिनी सिंह, या गुरुचरण दास। तो कौन है? तो है ऑप्शन नंबर बी। कौन? रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा के बारे में और जानते हैं थोड़ा। इनकी और पुस्तकें कौन कौन सी है रामचंद्र गुहा की? तो पहले जानते हैं रामचंद्र गुहा के बारे में। एक मिनट जरा। रामचंद्र गुहा, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? पहला, गांधी के बाद भारत। गांधी बिफोर भारत, पहली पुस्तक गांधी बिफोर भारत। दूसरी पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी, इंडिया आफ्टर गांधी। ओके। और तीसरी पुस्तक कौन सी है? रिवेल अगेंस्ट द राज, रिवेल अगेंस्ट द राज। और एक पुस्तक ये है डेमोक्रेसी एंड डिसेंट पुस्तक के लेखक। ओके। ये इनकी 4 पुस्तक यहाँ पे होगी। अब बात करते हैं और लेखकों के बारे में। बाकी इन लोगों ने क्या क्या लिखा है? जैसे अरुण शेरी की क्या कौन सी पुस्तक है? टू सेंट। कौन सी? टू सेंट। टू सेंट, टू सेंट्स किसकी पुस्तक है? अरुण शेरी की। ओके। और रामचंद्र की तो मैंने आपको बता ही दिया। इनकी एक और पुस्तक है, कौन सी है रामचंद्र की? मेक ऑफ द मॉडर्न इंडिया, मेकिंग ऑफ द मॉडर्न इंडिया। ये इनकी ही एक पुस्तक है। ओके। और इन्होंने क्या लिखा है? गुरुचरण दास ने अच्छाई की ओर। इनकी एक पुस्तक का नाम है क्या? अच्छाई की ओर। ओके। ये सारी पुस्तकें इन लोगों की लेखकों की थी। ओके। आते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है हमारा? प्रश्न नंबर 3 कहता है कि सौर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? सॉरी, सौर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए ओडिशा, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी केरल। ओके। तो पहले जानते हैं सौर मंदिर है कहाँ पे। ये कहाँ पे? महाबलीपुरम। और महाबलीपुरम को कब यूनेस्को में शामिल हुआ? महाबलीपुरम यूनेस्को में कब शामिल हुआ? 1984 में ये यूनेस्को में शामिल हुआ। ओके। ये मंदिर कहाँ पे स्थित है? ये मंदिर है कहाँ पे? तमिलनाडु में। कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में। इस मंदिर से जुड़ी कुछ चीज़ें जानते हैं, फिर इसके बाद और इनके बारे में जानेंगे। और जैसे उड़ीसा में कौन सा मंदिर है, महाराष्ट्र में कौन सा मंदिर है, और केरल में कौन सा मंदिर है। ओके। पहले इससे जुड़ी और चीज़ें जानते हैं। जैसे तमिलनाडु में और कौन सा मंदिर है? नटराज मंदिर। कौन सा? नटराज मंदिर। ओके। नटराज मंदिर तमिलनाडु में है। और कौन सा मंदिर है तमिलनाडु में? और मोनोलिथिक मंदिर। कौन सा? महाभारत मंदिर। इस मंदिर में क्या है? इस मंदिर में 5 रथ हैं। 5 रथ हैं। कौन से? महाभारत मंदिर में, या मोनोलिथिक मंदिर, मोनोलिथिक मंदिर कहेंगे। ओके। तो इसमें 5 रथ किस किस के हैं जानते हैं। जैसे धर्मराज है, इस रथ पे दिखाया, धर्मराज को दिखाया गया है। और किसको दिखाया गया है? भीम को दिखाया गया है, अर्जुन को दिखाया गया है, नकुल को दिखाया गया है, सहदेव एवं द्रौपदी को दिखाया गया है। सहदेव एवं द्रौपदी के मंदिर के बारे में बताया गया इसमें। ओके। आप जानते हैं उड़ीसा में कौन सा मंदिर है? तो उड़ीसा में कौन सा है जिसे हम यूनेस्को में जो शामिल हुआ है? कब? यूनेस्को में 1984 में ये भी शामिल हुआ है। कौन सा मंदिर है? सूर्य मंदिर।
सूर्य मंदिर है। ओके, कहाँ पे? कोंकण में। आप लोग मुझे मुझे ये बताइए कि सूर्य मंदिर कोंकण में है। सूर्य मंदिर हमारे किस नोट पर छपा हुआ है, किस नोट पर उसका चित्र बना हुआ है? ओके, कौन से नोट पर उसका चित्र बना हुआ है सूर्य मंदिर का? ओके, जानते हैं महाराष्ट्र में कौन सा मंदिर है? महाराष्ट्र में पद्मनाथम स्वामी मंदिर। ओके, जो किसे समर्पित है? विष्णुदेव को। इसमें क्या है, विष्णुदेव की जो विष्णु महाराज है ना, या विष्णु भगवान है, उनकी मूर्ति कैसी है? उनकी लेटी हुई मूर्ति है। कैसी? लेटी मूर्ति, लेटी मूर्ति, मूर्ति, लेटी हुई मूर्ति उनकी है। ओके, केरल में कौन सा मंदिर है? केरल में मैंने आपको बताए थे कोई, सॉरी, महाराष्ट्र में कौन सा है? भीमशंकर टेम्पल है, उल्टा हो गया। केरल में है ये पद्मनाथ स्वामी मंदिर। ओके, तो महाराष्ट्र में भीम स्वामी मंदिर। ओके, ये बात हो गई थी इसके मंदिरों के बारे में, मैंने बता दिया आपको। अब बढ़ते आगे प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? मलयालम नववर्ष को केरल में क्या कहा जाता है? जो हम नई न्यू ईयर मनाते हैं, न्यू ईयर, इन्हें भारत में अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। तो अलग अलग नाम से जब बुलाया जाता है तो किस स्थान पर क्या नाम बुलाया जाता है जानते हैं। जैसे मलयालम में सॉरी, मलयालम में न्यू ईयर को क्या कहा जाता है? उगदी, नुआखाई, बिशु या पोंगो? क्या कहा जाता है? उगदी, नुआखाई, बिशु या पोंगो? तो क्या है वो? है ऑप्शन नंबर सी। क्या? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार, ये चलेगा? बेटर है? ओके, ओके, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर है। ओके, अब जानते थोड़ा इनके बारे में, कौन सी क्या चीज़ है। ओके, जैसे उगदी कहाँ मनाया जाता है? उगदी मनाया जाए कर्नाटका प्लस मधु। ओके, कर्नाटका प्लस और मधु में। ओके, और नुआखाई कहाँ पे मनाया जाता है? नुआखाई मनाया जाता है उड़ीसा में। नुआखाई मनाने का मतलब कि उड़ीसा में भी इसको नुआखाई बोलते हैं। नववर्ष को नुआखाई नाम से बुलाया जाता है। और पोंगो कहाँ पे बुलाया जाता है? पोंगो बुलाया जाता है तमिलनाडु में, TN में, तमिलनाडु। ओके, तमिलनाडु में से क्या बुलाया जाता है? तमिलनाडु में से उसे बुलाया जाता है नुआखाई। ओके, और जानते हैं और कौन कौन से थोड़े जानते हैं इसके विषय में? न्यू ईयर और राज्य। ओके, न्यू ईयर एंड राज्य। यहाँ पे न्यू ईयर लिखेंगे, यहाँ पे राज्य लिखेंगे। जगह कम है तो मैं आपको ऐसे ही बोल बोल के ऑरली बताया था। ओके, पहला गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा कहाँ पे मनाया जाता है? ये मनाया जाता है महाराष्ट्र में, MH, महाराष्ट्र में। ओके, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में। और कौन सा? नवरेह। नवरेह कहाँ पे मनाया जाता है? नवरेह मनाया जाता है जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। ओके, बोंगा बिहू। बोंगा बिहू कहाँ पे मनाया जाता है? बोंगा बिहू, बिहू से आपको याद रखना कि असम से संबंधित ये पूछ रहा है। बिहू कहाँ पे? असम में। ओके, बोंगा बिहू नववर्ष कहाँ मनाया जाता है? असम में। इस नाम से बुलाया जाता है न्यू ईयर को। ओके, चोरो आबा कहाँ बुलाया जाता है? मणिपुर में। ओके, बैसाखी, नववर्ष बैसाखी कहाँ बुलाया जाता है? पंजाब में। ओके, पोइला बैसाख। पोइला बैसाख कहाँ पे बुलाया जाता है? ये बंगाल में। बैसाखी कहाँ? पंजाब में। और पोइला बैसाख बंगाल में। ओके, और खिचड़ी पर्व। खिचड़ी पर्व कहाँ पे मनाया जाता है? खिचड़ी पर्व उत्तर प्रदेश। ओके, खिचड़ी पर्व उत्तर प्रदेश में। इसको नववर्ष बोलते हैं, जैसे नई वर्ष के साल को बोलते हैं ना, मनाते हैं। तो क्या किस नाम से कहाँ बुलाया जाता है वो बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। पान संक्रांति कहाँ पे? उड़ीसा में। पान संक्रांति किस? उड़ीसा में। ओके, आते प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है हमारा? प्रश्न नंबर 5 कहता है कि विधान चंद्र राय पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है? ओके, विधान चंद्र राय पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है? विधान विधान चंद्र राय पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है? तो ये किस विषय में दिया जाता है तो जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए कानून, ऑप्शन नंबर बी वास्तुकला, ऑप्शन नंबर सी खेल, और ऑप्शन नंबर डी दवा। तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये दिया जाता है ऑप्शन नंबर डी दवा के क्षेत्र में। किसके? मेडिसिन के क्षेत्र में। ओके, मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाता है। इन्हें विधान चंद्र राय को भारत रत्न कब दिया गया? भारत रत्न इन्हें दिया गया 1961 में।
1961 में इन्हें भारत रत्न प्राप्त किया गया। ओके, और ये क्या, और वेस्ट बंगाल के ये क्या रहे, ये वेस्ट बंगाल के पहले सीएम थे। कौन, ये वेस्ट बंगाल के पहले सीएम रहे हैं, वेस्ट बंगाल के फर्स्ट सीएम। ओके, और इनके इनके ही नाम से एक डे मनाया जाता है जिसे कहते हैं डॉक्टर्स डे। ये कब मनाया जाता है, 1 जुलाई को मनाया जाता है। कौन, डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को मनाया जाता है। ओके, अब जानते हैं इनके थोड़े इनके बारे में। इस पुरस्कार की स्थापना कब करी गई, स्थापना इसकी कब हुई, 1962 में। ओके, जब इन्हें भारत रत्न मिला उसके बाद इन्होंने स्थापना करी, कब, 1962 में, 1962 में इसकी स्थापना है। ओके, और क्या है, पहली बार 1973 में प्रदान मिला, पहली बार 1973 में ये दिया गया। ये पुरस्कार पहली बार दिया गया, किसको दिया गया, ये पहली बार 1973 में ये पुरस्कार दिया गया। किसको दिया गया ये पुरस्कार, ये था संदीप बनर्जी जी को। किसको, संदीप बनर्जी, संदीप बनर्जी को ये पुरस्कार दिया गया। कब, 1973 में। जानते हैं कुछ और अवार्ड्स के बारे में, कौन कौन से और अवार्ड्स दिए जाते हैं और किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। ओके, अवार्ड्स है ना, जानते हैं अवार्ड्स के बारे में। जैसे कलिंग अवार्ड किस क्षेत्र में दिया था, कलिंग प्लस शांति स्वरूप भटनायकर किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये दिया जाता है विज्ञान क्षेत्र में। ओके, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ओके, और कौन सा है, धनवंतरी, और कौन सा, धनवंतरी अवार्ड, ये किस क्षेत्र में ये दिया जाता है मेडिसिन क्षेत्र में, जिसे चिकित्सालय बोलते हैं। ओके, और कौन सा, वोरोलॉन्ग, वोरोलॉन्ग अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये दिया जाता है कृषि क्षेत्र में। किस क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में। ओके, और एक और अवार्ड है जिसे बोलते हैं गोल्डन पांडा, गोल्डन पांडा अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये दिया जाता है किस क्षेत्र में, ये दिया जाता है कृषि पर्यावरण के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, पर्यावरण क्षेत्र में। आप लोग मुझे बताइए कि मैं इसको यहाँ पे बोल के आपको बता दूं कि अगली बार से इसको टाइप करके लाया करूँ, क्योंकि टाइप करने में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, तो बोल के आप लोग समझ जाया करो, क्योंकि लिखने के लिए यहाँ पे जगह कम है, तो यहाँ पे लिख नहीं पाऊँगा। ओके, तो आप लोग वैसे ही समझ जाइए करे, बोल रहा हूँ। ओके, तो 5 नंबर, आचार्य और द्रोणाचार्य, आचार्य प्लस द्रोणाचार्य अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये क्षेत्र किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये दिया जाता है खेल के क्षेत्र में। ओके, तो ये दो खेल के क्षेत्र में 2 अवार्ड दिए जाते हैं, कौन कौन से, एक तो अर्जुन अवार्ड और दूसरा द्रोणाचार्य। अर्जुन अवार्ड कब से शुरू हुआ, अर्जुन अवार्ड हुआ 1961 से, कब से, 1961 से। और द्रोणाचार्य अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड कब से शुरू हुआ, ये हुआ 1985 से, कब से, 1985 से। ओके, और जानते हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड, दादा साहब फाल्के अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये दिया जाता है फिल्म के क्षेत्र में। जो फिल्म बनाता है उनको ये अवार्ड, जिसकी फिल्म फेमस होती है उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, सिनेमा के क्षेत्र में। ओके, जैसे हम फिल्म का क्षेत्र भी कह सकते हैं। ओके, और जानते हैं और कौन सा अवार्ड है, और है मूर्ति देवी पुरस्कार। मूर्ति देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। ओके, और एक और अवार्ड है आर डी बिरला, आर डी बिरला अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये दिया जाता है फिजिकल क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में। ओके, एक अवार्ड है जिसका जो है क्या नाम है उसका, उसका नाम है जेसीबी अवार्ड। जेसीबी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है। तो 2 अवार्ड हैं जो साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं, एक तो कौन सा, एक मूर्ति देवी पुरस्कार अवार्ड, दूसरा जेसीबी अवार्ड। 2 अवार्ड किस क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। ओके, आइए आते हैं 5 नंबर, प्रश्न नंबर 5 पे, सॉरी प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है, आइए आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है, साहिद परवेज खान, साहिद परवेज खान और बुद्धित्य मुखर्जी और अनुष्का शंकर, सॉरी यहाँ पे पॉइंट लगना रहा था, साहिद परवेज खान और अनुष्का शंकर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं, ये लोग कौन से वाद्य यंत्र को बजाते हैं, तो जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए सरोद, ऑप्शन नंबर बी सितार, ऑप्शन नंबर सी बीना और ऑप्शन नंबर डी संतूर। तो ये लोग क्या क्या बजाते हैं, तो जानते हैं।
तो ये लोग कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो जैसा कि आप लोग देख भी रहे हैं इमेज में, कौन सा? वो है संतूर। कौन सा वाद्य यंत्र? सॉरी, सितार। सितार वाद्य यंत्र बजाते हैं। कौन सा? सितार। ओके, सितार बजाते हैं। अच्छा भैया, ये तो सितार बजाते हैं, तो भैया ये सरोद कौन बजाता है? सरोद भी बजाते हैं। सरोद कौन बजाता है? अमन अली। अमन अली, अमन अली बजाते हैं सरोद। और कौन बजाता है? और अमन आयान अली, अमन अली, आयान अली और विकास महाराज। और विकास महाराज कौन? अमन अली, आयान अली, ये दोनों भाई हैं। ओके, अमन अली और आयान अली। और कौन है? विकास महाराज। ये भी कौन बजाते हैं? सरोद बजाते हैं। ओके, सितार का मैंने बता ही दिया कि ये कौन है? शाहिद परवेज खान और बुद्धित्य मुखर्जी और अनुष्का शंकर। ओके, और सितार और कौन बजाता है? तो बजाता है शरण रानी। कौन? शरण रानी। संतूर कौन बजाता है? संतूर बजाते हैं शिव कुमार शर्मा और राहुल शर्मा। कौन? शिव कुमार शर्मा और राहुल शर्मा। ओके, ये बजाते हैं संतूर। आते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 का कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप झारखंड राज्य से संबंधित नहीं है? ये ध्यान रखना क्योंकि नहीं है पूछा है नहीं पूछा है, नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा राज्य, कौन सा नृत्य झारखंड राज्य से संबंधित नहीं है। ओके, जानते हैं? जैसे कि घिमास, घिमस जमदा, कौन सा? घिमस, जमदा, कर्मा या पाइका। तो कौन सा राज्य से संबंधित नहीं है? झारखंड राज्य से संबंधित नहीं है। होने वाले ने नहीं वाले पूछ रहा हूँ। ओके, ओके, तो कौन सा नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए ये नहीं है। बाकी ये तीनों तीनों किसे झारखंड राज्य से संबंधित रखते हैं। ये कहाँ का? ये है आंध्र प्रदेश का। कहाँ का? एपी, आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का। और क्या है? भयमक और कौन है? गोलका प्रेम। ओके, भयमक कौन? गोलका प्रेमा। ओके, ये कहाँ के? ये है आंध्र प्रदेश के। और कौन है आंध्र प्रदेश के? और कौन है? फगुआ, फगुआ झारखंड के। फगुआ, सरोही, सुमेर, डमकोच और सरहुल। कौन सा? फगुआ, सुमेर, डमकोच और सरहू। ओके, ये कहाँ के? ये सब है आंध्र प्रदेश, वो झारखंड के, सॉरी। आते प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है हमारा? प्रश्न नंबर 8 कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत कितने प्रकार की ऋण जारी की जा सकती हैं? कितने प्रकार की ऋणें जारी की जा सकती हैं? ओके, तो जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए 7 प्रकार की, 7। ऑप्शन नंबर बी 4, 4 प्रकार की। ऑप्शन नंबर सी 6 या ऑप्शन नंबर डी 5। तो कितने प्रकार की ऋण जारी कर सकती है सरकार? तो कितने प्रकार की ऋण जारी की जाती है? 5 प्रकार की। कौन सी? 5 प्रकार की। ऑप्शन नंबर डी 5 टाइप्स। ओके, 5 प्रकार की। अब ये 5 प्रकार कौन कौन सी हैं जानते हैं? पहले पहले हम बात कर लें कि ये रीड होते क्या है। ओके, तो रीड ऐसी होती है जिसपे कौन कौन सुनवाई नहीं कर सकता है, जिसपे ऐसी सुप्रीम कोर्ट क्या है, सुनवाई करने के लिए बाध्य रहता है। इस पे सुनवाई कर सकता है ऐसी कोर्ट, पर हाई कोर्ट इस पर सुनवाई नहीं कर सकता। हाई कोर्ट कहता है कि हम नहीं सुनवाई करेंगे, उसकी मर्जी है, सुनेगा तो सुनेगा, नहीं तो नहीं सुनेगा। ओके, तो हाई कोर्ट ऐसी है। और एससी और एचसी और एससी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कोई सी रीट जारी कर सकता है। इन दोनों के खिलाफ कौन रीट जारी कर सकता है? तो इन दोनों के खिलाफ कौन रीट से? प्रतिषेध एक रीट है, कैसे? प्रतिषेध, ये रीट जारी कर सकते हैं। अगर ये लोग आपकी सुनाई नहीं करते हैं, आपकी बात नहीं मानते, तो आप इन लोगों के खिलाफ ये रीट जारी कर सकते हैं। फिर इन लोगों को आपकी बात माननी ही पड़ेगी, क्योंकि एक प्रकार का ये कानून है जो इनको मानना ही पड़ेगा। इनको रोकने के लिए रीट जारी करी जाती है। तो जानते हैं 5 रीट कौन कौन सी हैं? तो 5 रीटों के बारे में जानते हैं। पहले 5 रीट कौन सी है? एक तो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहली, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को पकड़ा जाता है तो उसे
24 घंटे के अंदर अंदर जिला मजिस्ट्रेट या आसपास के पास में कोई भी मजिस्ट्रेट पड़ता है तो उसके पास ले जाके इसको वहाँ पे आप बोल सकते हैं उसके पास हाजिरी देनी होती है कि इस व्यक्ति को हमने पकड़ा है, उसके पास वहाँ पे जाके इसकी हाजिरी देनी होती है। ओके। और हो गया परमादेश। दूसरा कौन सा? परमादेश। तीसरा कौन सा है? प्रतिषेध। प्रतिषेध जैसे मैंने आपको बताया था, तीसरा प्रतिषेध, जिसमें क्या है कि इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए आदेश दिए जा सकते हैं। ओके। तीसरा हो गया उत्प्रेषण। तीसरा सॉरी चौथा हो गया उत्प्रेषण। चौथा हो गया उत्प्रेषण। और पांचवा क्या हुआ? पांचवा हुआ अपना अधिकार प्रेषण। कौन सा? अधिकार प्रेषण। ये 5 प्रकार की रीट जारी करती है गवर्नमेंट। ओके। इस अनुच्छेद के द्वारा, ये कौन सा? अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 26 226 के तहत 5 रीट जारी करी जाती हैं। ओके। आते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है? ए और बी एक रेस्टोरेंट में प्रबंधक के रूप में काम कर रहे हैं। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, क्या कहना चाह रहा है। ए और बी एक रेस्टोरेंट में प्रबंधक के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समान काम के लिए असमान वेतन मिलता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का कौन सा अनुच्छेद समान काम के लिए समान वेतन का प्रबंधन करता है? तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि ए और बी एक रेस्टोरेंट में काम करते हैं, पर इन्हें जो काम करते हैं उन काम के मुकाबले अलग अलग वेतन दिया जाता है, असमान वेतन दिया जाता है, एक समान वेतन नहीं दिया जाता, किसी को कम तो किसी को ज़्यादा वेतन दिया जाता है, ये कहना चाह रहा है। तो ये कौन से अनुच्छेद के तहत आता है? नीति निर्देशक तत्व के। ओके, तो जानते हैं अनुच्छेद नंबर 41, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 40 या अनुच्छेद 38। तो ये सारे अनुच्छेद हैं, इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जो इसमें कार्य में आता है? तो बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद है 39, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। तो भैया ऑप्शन बी तो ये हो गया। अब भैया ये भी बता दी कि अनुच्छेद 41 में क्या है। तो अनुच्छेद 41 में क्या है? बेरोजगार वृद्धि, विकलांगता, शिक्षा और सार्वजनिक मदद। इसमें क्या दिया जाता है आपको? बेरोजगार कोई व्यक्ति है तो उसको काम दिया जाए, वृद्धि की जाए उसकी, वृद्ध विकलांगता, बूढ़े लोगों को देखा जाएगा, शिक्षा दी जाएगी और सार्वजनिक मदद दी जाएगी उसको। ओके, ये तो किस में? 41 में। तो भैया 40 में क्या है? 40 में आते हैं ग्राम पंचायतों के बारे में इन्फॉर्मेशन। ओके। और 38 में क्या है भैया? 38 में लोक कल्याण। 38 में लोक कल्याण के बारे में बात करी गई है। ओके, जानते हैं और क्या है इसमें? और जानते हैं 39A, एक होता है 39A। 39A में किसके बारे में बात करी गई? 39A में बात करी गई है आजीविका के बारे में, आजीविका के पर्याप्त साधनों के बारे में, कि सभी को आजीविका के साधन पर्याप्त हो। ओके, ये हो गया 39A में। और 39 एक ई होता है, 39E। 39E में किसके बारे में बात करी गई? 39E में बात करी गई श्रमिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा। श्रमिक जो है उनकी स्वास्थ्य की सुरक्षा कौन करेगा? सरकार करेगी। और जहाँ काम अगर करते हैं तो उनकी स्वास्थ्य की सुरक्षा कौन करेगा? वो कंपनी करेगी उसकी स्वास्थ्य की सुरक्षा। ओके। और ये जो हम बात कर रहे हैं राज्य के नीति निर्देश तत्व, या बोल सकते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, तो ये कितने से कितने तक है फंडामेंटल राइट्स हमारे? फंडामेंटल राइट्स हैं 12 से लेके 35 तक। कितने? 12 से लेकर अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक। 12 से लेके 35 तक के बीच में ये है फंडामेंटल राइट्स। ओके, अब ये तो फंडामेंटल राइट्स की बात होगी। अब हमारे जो राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत है, ये कहाँ किस भाग में है? ये है किसमें? जिसे हम डीपीएसपी भी बोलते हैं। डीपीएसपी ये भाग 4 में है। कितने? भाग 4 में। संविधान के भाग 4 में है। ओके, संविधान में टोटल कितने भाग हैं आप लोगों को पता ही होगा, है ना? तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए संविधान में टोटल भाग कितने हैं। ओके, और क्या है ये हमने जो डीपीएसपी लिया है, ये हमने किस देश से लिया है? तो डीपीएससी हमने लिया आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड से। इसे हमने उधार लिया है आयरलैंड से। ओके, किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 45 से। किस आर्टिकल से लिया है? आर्टिकल 45 से। आर्टिकल 45 से। ओके, ये हमारे डीपीएसपी कहाँ से कहाँ तक है? डीपीएसपी है 36 से लेके 51 तक। 36 अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। ओके, यहाँ तक हमारे डीपीएसपी आते हैं। आते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर।
प्रश्न नंबर 10 क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता का उल्लेख है। तो ये किस अनुच्छेद में कि सब पूरे भारत में एक समान संहिता सिविल संहिता लागू होगी। ओके, तो ये किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 40 में, क्या अनुच्छेद 42 में, क्या अनुच्छेद 44 में, या अनुच्छेद 48 में, 40 में, 42 में, 44 में, या फिर 48 में। तो ये किस में बात करी गई इसकी सिविल संहिता की बात, तो ये कौन से अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद कितने 44 में। कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 44 में। अच्छा भैया 40 के बारे में हम लोग वहाँ भी पढ़ चुके थे। ओके, तो भैया बता दीजिए कि 42 में क्या है। तो अनुच्छेद 42 में क्या है, काम एवं न्याय संगत। ओके, काम न्याय संगत, न्याय संगत और प्रसूति, कितने प्रसूति, ये सब चीज़ें किसके अंदर है, ये चीज़ें हैं अनुच्छेद 42 के अंदर। कौन से 42 के अंदर। ओके, और क्या है इसमें 48 में क्या है, 48 में कृषि एवं पशुपालन के बारे में बात करी गई है, किसमें 48 में। ओके, और जानते हैं सिविल कोड होता क्या है, सिविल कोड लागू करने वाला पहला देश कौन बना, सिविल कोड भारत में किस देश में लागू हुआ सबसे पहले, सॉरी राज्य में, भारत के किस राज्य में सबसे पहले सिविल कोड लागू हुआ, तो वो है गोवा। कहाँ पे, गोवा में, गोवा में राज्य हुआ, और गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। ओके, बात करते हैं संवैधानिक तौर पर यूसीसी को अपनाने वाला राज्य कौन बना है, संवैधानिक तौर पे कौन किसने अपनाया, सिविल कोड ने, सिविल कोड लागू हुआ था तो संवैधानिक तौर पे किसने अपनाया, सिविल संहिता का। ओके, सिविल संहिता को किसने अपनाया संवैधानिक तौर पे, तो वो है यूके, यूके वो वाला यूके नहीं, यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड, अपने भारत का उत्तराखंड। ओके, तो भारत के उत्तराखंड ने अपनाया इसको। ओके, और जानते इससे संबंधित और कुछ चीज़ें हैं इसमें, तो ये सारी चीज़ें इसके बारे में हो चुकी हैं। आप जानते हैं इससे और आगे प्रश्न नंबर 10 की ओर, सॉरी प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 11 कहता है कि अरबी ग्रंथ किताब उल हिंद, अरब में एक ग्रंथ लिखा गया है जिसका नाम है किताब उल हिंद, ये किसके द्वारा लिखा गया है, कौन इसका रचयिता है, किसने इसको लिखा है। ओके, तो जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए जियाउद्दीन, ऑप्शन नंबर बी सुल्तान महमूद, ऑप्शन नंबर सी अलबरूनी, ऑप्शन नंबर डी इवन बतूता। तो ये किसने लिखा है, ये लिखा है अल बरूनी ने। किसने लिखा है ये लिखा है ऑप्शन नंबर सी अल बरूनी ने। ओके, तो भैया अल बरूनी ने ये लिख दिया, तो इवन बतूता ने क्या लिखा है, इवन बतूता ने लिखा है एक बुक लिखी है, इसके नाम है, अभी मैंने आपको इतिहास में पढ़ाया था, तो इसकी बुक कौन है, इसकी बुक है रेहल। कौन सी, रेहल। कौन सी बुक लिखी इसने, रेहल लिखी है। ओके, जानते थोड़ा इसके इतिहास के बारे में, अरबियों के इतिहास के बारे में। ओके, अरब लोग कब आए भारत में, कब इन्होंने प्रवेश किया, अरब लोग आए 711 एडी में, 711 में एडी में इन्होंने 2 आक्रमण किए, पर इनके दोनों ही आक्रमण असफल रहे। उस समय सिंध पे एक सिंध क्षेत्र था, उसका राजा कौन था, उस समय राजा था दाहिर। जब मैंने आपको इसकी स्टोरी पूरी बता रखी है, हिस्ट्री अगर टॉपिक में आप जाओगे तो आप सर्च करोगे अरबी आक्रमण, तो वहाँ पे इसके बारे में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, रोजगार सारथी। ओके, तो इसने कब 711 में इसने आक्रमण किया, पर 2 आक्रमण हुए। कौन सा, एक तो अब्दुल्ला ने किया और एक बुंदेल ने किया, पर ये दोनों आक्रमण असफल रहे, सफल नहीं हुए। पर उसके बाद 711 में फिर एक आक्रमण हुआ, 711 में ही 711 एडी में एक आक्रमण फिर हुआ, जो क्या ये आक्रमण सफल रहा। ये किसने किया, ये किया मोहम्मद बिन कासिम ने, मोहम्मद बिन कासिम ने ये आक्रमण किया और ये आक्रमण सफल रहा। ओके, इनका प्रोसेस जानते हैं, पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। ओके, जैसे पहले ईरानी आए, फिर यूनानी आए, फिर आए हिंदी यूनानी, उसके बाद शक शासक आए, फिर उसके बाद पल्लव आए, फिर आए कृष्ण कुषाण, और फिर अरबी। अरबी कब आए, अरबी आए 711 एडी में। ओके, फिर तुर्क लोग आए, जो तुर्कों के बारे में भी पढ़ रहे हैं हम लोग, इतिहास में हम लोग पढ़ रहे हैं, जिस टॉपिक में हम लोग बात कर रहे हैं, चल रहे हैं। ओके, आते प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है, 1867 में मुंबई में किस संस्थान की स्थापना हुई थी। 1867 में एक स्थापना करी गई मुंबई में एक संस्थान की, तो कौन सी संस्था थी जिसकी स्थापना हुई है, 1830,
सॉरी 1867 में। तो वो कौन सा समाज था? क्या वो प्रार्थना समाज था, संस्थान थी? कौन सी संस्था थी? क्या वो प्रार्थना समाज था, या वो ब्रह्मा समाज था, या वो आर्य समाज था, या वो रामकृष्ण मिशन था? तो वो कौन सा समाज था? तो जानते हैं? तो वो था ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कौन सा? प्रार्थना समाज। ओके, प्रार्थना समाज की स्थापना करी गई उस समय। एक मिनट जरा, किसकी समाज की स्थापना करेगी? कौन सी? प्रार्थना समाज की स्थापना करेगी उस समय। ओके, प्रार्थना समाज की जब स्थापना हो जाती है, फिर क्या होता है? फिर इसमें किसने करी? इस समाज की स्थापना किसने करी? उस समय थे कौन? आत्माराम, और आत्माराम पांडुरंग, और प्लस आरजी भटनागर, प्लस आरसी सेन। आरजी भटनागर, आरसी सेन और आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना करी। किसके? प्रार्थना समाज की। ओके, तो भैया बता दीजिए कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी? तो भैया ब्रह्म समाज की स्थापना किसी ने करी होगी। ओके, आर्य समाज की स्थापना भी करी होगी। हाँ भैया करी है। और कृष्ण समाज की, कृष्ण मिशन की स्थापना किसी ने करी होगी। जी भैया करी है। जानते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी है? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी है? 1828 में इसकी स्थापना हुई है। ये किसने करी है? राजा राम मोहन राय ने। किसने? राजा राम मोहन राय ने। ओके, जो क्या, जिस सती प्रथा के खिलाफ भी रहेंगे आगे चल के। जब इनके बारे में बात करेंगे तो हम जानेंगे इनके बारे में। ओके, जब हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे ना, इनके बारे में पढ़ रहे हैं, तब इनके बारे में हम जानेंगे। ओके, तो आर्य समाज की स्थापना किसने करी है? आर्य समाज की स्थापना पहले जानते हैं कब हुई है? आर्य समाज की स्थापना हुई है 1875 में। 1875 में हुई है। किसने की? दयानंद सरस्वती जी ने करी है। किसने? दयानंद सरस्वती ने। ओके, फिर जानते हैं कि कृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी है? तो कृष्ण मिशन की स्थापना करी किसने? 1897 में, 1897, 1897 में किसने करी है? स्वामी विवेकानंद जी ने। किसने? स्वामी विवेकानंद जी ने। जानते कुछ और समाजों के बारे में, इनकी स्थापना किसने करी है? जैसे कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने करी है? सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में किसने करी है? ज्योतिबाई फूले ने। ज्योतिबाई फूले ने, ज्योतिबा फूले ने करी है। ओके, देव समाज की स्थापना किसने करी है? देव समाज की स्थापना 1887 में हो चुकी थी। किसने? 1887 में किसने करी है? शिव नारायण अग्निहोत्री। किसने? शिव नारायण अग्निहोत्री ने करी है। ओके, फिर बात करते हैं अभिनव भारत समाज। अभिनव भारत समाज की स्थापना कब हुई है? 1904 में, 1904 एडी में, 1904 बीसी में। किसने करी है? ये करी है बीडी सावरकर। कौन? बीडी सावरकर। सावरकर किसने करी है? बीडी सावरकर ने करी है। कब? 1904 में। ओके, अब आते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है हमारा? प्रश्न नंबर 13 कहता है कि सॉरी, प्रश्न नंबर 13 कहता है कि निम्नलिखित झीलों में से किस झील को भारत में एकमात्र तैरते द्वीप की झील के रूप में जाना जाता है? तैरते हुए द्वीपों की झील के रूप में जाना जाता है। तो वो कौन सी झील है? ऑप्शन नंबर ए लोकटाक झील, ऑप्शन नंबर बी चिल्का झील, ऑप्शन नंबर सी पुलकट झील, और ऑप्शन नंबर डी केलोरा झील। ये लोकटक हो गया, लोकटाक झील थी, सॉरी यहाँ पर टा लगना था, टक ता लग गया, कोई नहीं। साइकोलॉजिस्ट लोग, आप लोग अपने उसमें, ओके, नोट्स में। ओके, तो कौन सा ऑप्शन, क्या है हमारे पास? लोकटाक झील, चिल्का झील, पुलिकट झील और केलोरा झील। तो ऑप्शन क्या है हमारे? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कौन सी झील? ऑप्शन नंबर ए लोकटाक झील। ओके, लोकटाक झील है ये। ओके, कौन सी झील है? लोकटाक झील। ओके, तो ये लोकटाक झील कहाँ पे है? ये लोकटाक झील है मणिपुर, मणिपुर में। कहाँ पे? मणिपुर में। ओके, मणिपुर में लोकटाक झील स्थित है। क्या है ये? भारत का एकमात्र नेशनल पार्क। यहाँ पे क्या है? भारत का एकमात्र नेशनल पार्क। कौन सा? केबुला लम जाओ। कौन सा? केबुल लमजाओ नेशनल पार्क है। ओके, और चिल्का झील कहाँ पे स्थित है? एक मिनट जरा, चिल्का झील कहाँ पे स्थित है? चिल्का झील स्थित है ओडिशा में। कहाँ पे? ओडिशा में। ओडिशा,
उड़ीसा में ये स्थित है। पुलिकट झील कहाँ पे स्थित है? ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, एपी, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ये दो जगह ये झील स्थित है। कहाँ पे? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। ओके। केलूरा झील कहाँ पे स्थित है? केलूरा झील है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? एपी में। और आंध्र प्रदेश में और कौन सी झील स्थित है? पुलिकट झील, मैंने आपको बताया था। ओके, बढ़ते आगे और जानते हैं और क्या क्या चीज़ यहाँ पे स्थित है। जानते हैं भारत का एकमात्र तैरता पोस्ट ऑफिस, एकमात्र तैरता पोस्ट ऑफिस कौन सी झील के ऊपर है? वो है डल झील। डल झील कहाँ पे? श्रीनगर। श्रीनगर कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। ओके, आते हैं प्रश्न नंबर, एक मिनट में इसको इधर कर दूँ थोड़ा, है ना, अब सही है। प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है हमारा? प्रश्न नंबर 14 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई द्वारा उपयोग किए जाने वाला एक मौद्रिक नीति है? निम्नलिखित में से कौन सी, आरबीआई सी लगना था, यहाँ पे सा हो गया, सॉरी, आरबीआई द्वारा उपयोग किए जाने वाला एक मौद्रिक नीति है। तो कौन सी मौद्रिक नीति है जो आरबीआई उपयोग करती है? तो बताइए वो कौन सी मौद्रिक नीति है? ऑप्शन नंबर ए आधार दर, ऑप्शन नंबर बी बैंक दर, ऑप्शन नंबर सी बट्टा दर, और ऑप्शन नंबर डी कॉल दर। कौन सी दर? कॉल दर। ओके, तो वो कौन सी दर है? ऑप्शन नंबर बी। कौन सी? ऑप्शन नंबर बी। ओके, ऑप्शन नंबर बी, बट्टा दर, सॉरी, का बैंक दर। ओके, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर ए, बी। ओके, बी। जानते हैं थोड़ा और इसके बारे में, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें आपके पेपर के लिए। जैसे कि आरबीआई की स्थापना कब हुई है? आरबीआई की स्थापना कब हुई है? आरबीआई की स्थापना हुई है किस? आरबीआई की स्थापना हुई है 1935 में। कब? 1935 में। 1935 में आरबीआई की स्थापना हो गई। किस एक्ट के द्वारा आरबीआई की स्थापना हुई है? तो आरबीआई एक्ट कौन सा? आरबीआई एक्ट 1934। कौन सा? आरबीआई एक्ट 1934, एक्ट 1934, आरबीआई एक्ट। ओके, आरबीआई एक्ट 1934। सॉरी, एक मिनट। जानते थोड़ा एमपीसी का गठन, एमपीसी का गठन कब हुआ? 27 जून 2016 को। ओके, इसमें कितने मेंबर शामिल थी? इसमें 6 मेंबर शामिल थे 2016 में, मतलब जब मोदी जी की सरकार आई। 2014 में सरकार आई, 2 साल बाद उसका हो गया। कब? 2 साल बाद। ओके, कितने? 27 जून 2016 को। इसमें कितने मेंबर शामिल थे? इसमें मेंबर से शामिल कितने? 6 मेंबर। 6 मेंबर शामिल थे। 6 में से 6 में भी वो डिवाइड थे कितने? 3 और 3। 3 किसके? 3 आरबीआई के, आरबीआई के, और 3 किसके? 3 थे सेंट्रल गवर्नमेंट के, सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट के 3 और इसके इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन होता है इसका? आरबीआई का गवर्नर इसका अध्यक्ष बनता है। तो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? वो है शक्तिकांत दास। ओके, और जानते थोड़ा इसके बारे में और क्या चीज़ है? उद्देश्य, एमपी का उद्देश्य क्या था मूल स्तर के लिए? ओके, आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 452 बी के अनुसार एमपीसी क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन किया गया। ओके, बढ़ते हैं आगे, आते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है हमारा? प्रश्न नंबर 15 कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में हरित क्रांति की सफलता का अनुभव कितने चरणों में किया गया? हरित क्रांति सफल हुई है, इसका अनुभव कितने चरणों में हुआ? तो जानते हैं हरित क्रांति के बारे में। हरित क्रांति। ओके, ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 2, या ऑप्शन नंबर डी 4। ये सॉरी, डी लिखना था, 4 लिख दिया, 45 हो गया, सॉरी। ऑप्शन नंबर डी 5। तो क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी कितना? 2, ऑप्शन नंबर सी 2। ओके, जानते पहले थोड़ा हरित क्रांति के बारे में। हरित क्रांति क्या है? इसमें क्या था? फसल उत्पादन,
फसल कौन कौन सी उत्पादन की जाती थी? गेहूं एवं चावल, गेहूं एवं चावल। हरित क्रांति के फादर किसे कहा जाता है? मतलब पूरे वर्ल्ड में हरित क्रांति किसने किसने इसका नाम, किसको इतना फेमस किया, इसको इतना उपयोगी किसने बनाया? तो इसके फादर कौन है? नॉर्मो बोरगल। कौन है? नॉर्मो वोरगल, नॉर्मो वोलंग। ये कहाँ के? ये यूएसए के। कहाँ के रहने वाले? यूएसए के, नॉर्मो वोलंग। ओके, इन्हें नोबेल कब मिला? नॉर्मो वोलंग को हरित क्रांति के क्षेत्र में नोबेल दिया गया इन्हें। तो नोबेल कब मिला इन्हें? नोबेल मिला 1970 में, 1970 में इन्हें नोबेल प्राप्त दिया गया। ओके, तो ये किसके लिए? HYB के लिए। HYB हाई वैरायटी बैरलिंग वैरायटीज़ के लिए। ओके, क्योंकि इन्होंने इस क्षेत्र में काम किया तो इन्हें इस क्षेत्र के लिए अवार्ड दिया गया। ओके, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। कौन है? MS स्वामी ना नयन। ये कहाँ के? ये तमिलनाडु के। कहाँ के रहने वाले? MS स्वामी नयन, ये कहाँ के रहने वाले? तमिलनाडु। हरित क्रांति लागू करने का सपना किसका था? हरित क्रांति को लागू करने का सपना था PM लाल बहादुर शास्त्री जी का, कि भारत में हरित क्रांति लागू होनी चाहिए। ओके, हरित क्रांति के 2 चरण थे। कौन कौन से 2 चरण थे? ऑप्शन नंबर सी था हमारा। तो 2 चरण थे हरित क्रांति के। 2 चरण कौन कौन से थे? पहला चरण कब चला? 1967 से 1981 तक। ओके, 81 तक चला। और फिर 1981 से 2001 तक चला। ओके, तो 2001 तक ये वर्ष चले। ओके, 2 चरण थे इसके। आते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है? कौन सी गैस बायोगैस का एक प्रमुख घटक है? तो ये कौन सी गैस है जो बायोगैस का एक प्रमुख घटक है? तो बताइए कौन सी गैस है वो? क्या वो हाइड्रोजन है? क्या वो मीथेन है? क्या वो CNG है? या फिर वो LPG है? तो कौन सी गैस है जो किसका? बायोगैस का एक प्रमुख घटक है। तो वो है कौन? CNG। CNG आप लोग अभी भी कार या बाइक या कार चलाते होंगे तो आप लोग देखा हो कार में CNG पड़ती है, बहुत सी कारों में। अभी तक तो ज़्यादातर गाड़ी CNG और इलेक्ट्रिकल करी जा रही है। ओके, तो CNG का सूत्र क्या होता है? H4। इस कितने प्रतिशत होता है इसका हिस्सा इसमें? 55.75%। 55 से लेकर 75% तक होता है इसका हिस्सा। ओके, CNG का। ओके, आते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। CNG की फुल फॉर्म क्या है? कार्बन नाइट्रोजन गैस। और LPG की फुल फॉर्म क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ओके, आते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। ये उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्न है। ये हमने उत्तर प्रदेश का प्रश्न रखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि आप लोग उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश का प्रश्न रहना जरूरी था। ओके, बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। उत्तर प्रदेश के, ये उत्तर प्रदेश 2 बार हो गया, सॉरी, इसको कट कर लीजिए एक बार। उत्तर प्रदेश के किस शहर में इंडिया एक्सपोर्ट सेंटर और स्मार्ट मार्केट स्थित है? तो इंडिया एक्सपोर्ट सेंटर और मार्ट किस शहर में स्थित है? तो ये किस शहर में स्थित है? तो ऑप्शंस क्या है? ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी लखनऊ और ऑप्शन डी आगरा। तो बताइए आप लोग कमेंट में कौन सा इसका ऑप्शन सही रहेगा। ऑप्शन ए। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए। ये आप लोग जिसे देख रहे हैं किसी दूसरे देश का नहीं है, अपने ही देश का है। अपने ही देश का एक स्टेट है जिसका क्या है? अपने देश का एक इलाका जिसका नाम है ग्रेटर नोएडा। वो ये ग्रेटर नोएडा का सीन है। देखो ग्रेटर नोएडा में कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है ना। कैसा लग रहा है? किसी दूसरे देश का नहीं, पर ये भारत का ही है। ओके, आते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद है जो 4 राज्यों के लिए, 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? उत्तर प्रदेश का वो कौन सा स्थान है जो अपने 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? एक चीज़ और जान लें तो उससे पहले इसके बारे में थोड़ा। जो ग्रेटर नोएडा है इसे हम एक्सपोर्ट मार्ट भी कहते हैं, और क्या कहते हैं यहाँ पे? और क्या है? यहाँ पे नॉलेज पार्क भी है। कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में ही नॉलेज पार्क है। ओके, अब आते हैं प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 18 पे। प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद है जो 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो कौन सा राज्य है जो अपनी सीमा 4 राज्यों के साथ साझा करता है? ऑप्शन नंबर ए सोनभद्र, ऑप्शन नंबर बी सहारनपुर, ऑप्शन नंबर सी बिजनौर और ऑप्शन नंबर डी आगरा।
तो वो कौन सा शहर है जो उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? 4 राज्यों के साथ। उत्तर प्रदेश कौन से 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? कौन सा जिला? ओके, जनपद। तो वो जनपद है कौन सा? वो जनपद है सोनभद्र। हाँ, आप लोगों ने सही पकड़ा, सोनभद्र। कौन सा जनपद है? सोनभद्र। कौन सा जनपद है? वो है जनपद जनपद सोनभद्र। कौन सा जनपद? सोनभद्र। कौन कौन से राज्य इससे लगते हैं? पहला, जैसे 4 राज्य हैं, पहला बिहार, बिहार। दूसरा छत्तीसगढ़। तीसरा झारखंड। और चौथा कौन सा राज्य है? चौथा है एमपी। एमपी की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है उत्तर प्रदेश से। ओके, कौन सा राज्य? एमपी। ओके, चलिए आते हैं आगे प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 19 कहता है उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो आप लोग शायद इमेज देख के भी समझ गए होंगे, पर फिर भी आंसर तो बताना ही पड़ेगा, आप लोगों को बताना तो पड़ेगा। बताओ, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा पक्षी है, राज्य पक्षी है? तो क्या वो मोर है, क्या वो सारस है, क्या वो तोता है, या फिर वो कोयला है, कोयल है? तो वो कौन सी है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, सारस। ओके, ऑप्शन नंबर बी। ओके, सारस। थोड़ा जानते हो और उत्तर प्रदेश में इसके राज्य राज्य के बारे में। ओके, क्या क्या राज्य है? ओके, जैसे राज्य पशु कौन सा है? राज्य पशु कौन सा है उत्तर प्रदेश का? वो है बारहसिंगा। कौन सा? बारहसिंगा। ओके, राज्य वृक्ष कौन सा है? वृक्ष, वो है अशोक। कौन सा वृक्ष? अशोक। ओके, राज्य पक्षी जैसी बात कर रहे हैं हम लोग, सारस या कोंच, सारस या कोंच। अच्छा, राष्ट्रीय खेल क्या है? राष्ट्रीय खेल है हॉकी। कहाँ का? सॉरी, राज्य खेल बोल रहा हूँ, राष्ट्रीय खेल। राज्य खेल कौन सा है? हॉकी। कहाँ का? उत्तर प्रदेश का, हॉकी। ओके, और क्या? राष्ट्रीय चिन्ह क्या है जो हम लोग उत्तर प्रदेश का लोगो देखते हैं? उस लोगो में क्या क्या चीज़ दिखाई गई है? राष्ट्रीय चिन्ह में क्या क्या चीज़ें हैं उस लोगो में? ओके, जैसे आप लोग देखोगे इधर 2 मछली है। ओके, मछली है, तीर है, इधर एक तीर का निशान है, 2 मछली का निशान है ऐसे, और भी बहुत सी चीज़ें। क्या क्या है देखते हैं। जैसे एक व्रत हो गया, गोल हो गया एक, तो है ना, 2 मछली हो गई, 2 मछली हो गई, एक धनुष हो गया, धनुष हो गया, और फिर 2 नदी जाती हैं। कौन सी नदी? गंगा और यमुना। ये 2 नदियाँ मिलकर इससे बनी है। ये चिन्ह कब अपनाया गया? ये चिन्ह अपनाया गया 1938 में। कब? 1938 में। 1938 में इस चिन्ह को अपनाया गया उत्तर प्रदेश ने। ओके, प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 क्या कहता है हमारा? प्रश्न नंबर 20 कहता है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्नलिखित में से क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? कौन सा फूल है जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है? तो जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मकमल, ऑप्शन नंबर बी कालीहारी, ऑप्शन नंबर सी रोडोडोनल रोडोडोनर, और ऑप्शन नंबर डी पलश। कौन सी? प्लस। तो क्या है? वो है ऑप्शन नंबर डी, प्लस। ऑप्शन नंबर डी, प्लस। ये हमारा आंसर हो जाएगा किसका? आप प्रश्न नंबर 20 का आंसर। ओके, अब जानते हैं प्रश्न नंबर 21 के बारे में, और 21 का आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। कमेंट में बताइएगा इसका उत्तर मुझे आप लोग। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र एनसीआर में शामिल किया गया है? तो वो कौन सा क्षेत्र है जो राष्ट्रीय राजधानी एनसीआर में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए बरेली, ऑप्शन नंबर बी रामपुर, ऑप्शन नंबर सी मुजफ्फरनगर, और ऑप्शन नंबर डी मुरादाबाद। तो वो कौन सा शहर है जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शामिल किया गया है? ओके, थोड़ा जानते हैं इसके बारे में। जैसे कि उत्तर प्रदेश एनसीआर किसे कहते हैं? एनसीआर, एनसीआर कितने राज्यों से मिलकर बना है? तो एनसीआर कितने राज्यों से मिलकर बना है? एनसीआर किसे कहा जाता है? कितने एन सॉरी एचसीआर कर रहा हूँ, एनसीआर। एनसीआर क्या है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। ओके, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कितने जिले आते हैं? वो जिले आते हैं 8 जिले। कितने जिलों से बना है? 8 जिलों से। कौन कौन से जिले हैं? पहला मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, और बुलंदशहर, और एक और है कौन सा? मुजफ्फरनगर, और एक और है बागपत। हाँ, बागपत और हापुड़। कितने हो गए? मेरठ 1, गाजियाबाद 2,
गौतम बुद्ध नगर 3, बुलंदशहर 4, मुजफ्फरनगर 5, बागपत 6 और हापुड़ 7 और एक और कुछ बच रहे हैं। एक राज्य और बच रहा है, एक राज्य कौन सा बच रहा है वो आप मुझे कमेंट में बताइए। ओके, ग्रेटर नोएडा, सॉरी, ग्रेटर नोएडा। एक और राज्य कौन सा, वो है ग्रेटर नोएडा। जिला कौन सा, ग्रेटर नोएडा, वो भी इसमें ही आता है। ओके, तो ये होगा ग्रेटर नोएडा। इसका उत्तर आप लोग मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि कौन सा राज्य नया शामिल हुआ है दिल्ली एनसीआर में। ओके, तो आज के प्रश्न यहीं तक थे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा भेज के उन पर अपने चैनल, आपका परिवार है, इसे सब्सक्राइब करवाइए और आगे बढ़वाइए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग कौन से किस राज्य पे और ज़्यादा वीडियो चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के ज़्यादा प्रश्न चाहते हैं या किसी और के, आप लोग मुझे कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।